नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में मॉड्यूल 4 जो है व्यवसाय प्रबंध प्रकृति एवं क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो पार्ट 10 था प्रबंध के मूलाधार, ये पढ़ लिया था। और आज हम लोग, क्योंकि ये मॉड्यूल 4 जो था सिर्फ एक ही पार्ट था, पार्ट 10 प्रबंध के मूलाधार, तो आज हम लोग एक बार इसका पुनर्कथन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था इसके अंदर। हमने जाना था कि प्रबंध का क्या अर्थ होता है, किस प्रकार से विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ये सब प्रबंध के ही कार्य होते हैं। प्रबंध का उद्देश्य होता है, प्रबंध कुछ खास उद्देश्यों को लेकर ही चलता है। ठीक है ना, कि संगठन के कुछ उद्देश्य होते हैं जो संगठन होते हैं, और प्रबंध जो होता है वो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सहायक होता है। ठीक है ना, प्राप्ति में मदद करता है। फिर हमने प्रबंध की विशेषताओं के बारे में जाना और फिर प्रकृति के बारे में जाना। इसके पश्चात हमने प्रबंध के 3 स्तर देखे, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। इसके बारे में हमने जाना। फिर हमने प्रबंध के कार्यों के बारे में जाना, जैसे नियोजन, संगठन, ठीक है ना, और नियंत्रण और समन्वय। इसे 5-6 हमने काम इसके देखे थे प्रबंध के। फिर हमने प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में बात की कि किस प्रकार से जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो प्रबंधकों के लिए एक गाइडलाइन का काम करते हैं, दिशा निर्देशों का काम करते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में हमने जाना था कि किस प्रकार से वो यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं। ठीक है ना। फिर हमने प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति और महत्व जाना था। और लास्ट में फिर हम जब बात की तो उसके बाद हमने जो विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, एक तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर द्वारा दिया गया है और एक हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया है। तो F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना, जिसके के अंतर्गत हमने देखा था कि किस प्रकार से विज्ञान का उपयोग करके प्रबंध को चलाने के बारे में टेलर ने बताया था। वो हमने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने जाना था कि वैज्ञानिक प्रबंध किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके क्या क्या तरीके हैं करने के। और फिर सबसे अंत में हमने प्रबंध के सामान्य सिद्धांत जाने। हेनरी फयोल जो एक इंजीनियर थे, उन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे जो कि कहा गया था कि प्रबंध इनकी माध्यम से किया जा सकता है। वो प्रबंध को गाइड करने के कुछ सिद्धांत उनके द्वारा दिए गए थे। ऐसे 14 सिद्धांत हमने पढ़े थे। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज हम लोग मॉड्यूल 4 जो हमने खत्म किया है अभी, इस पे आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और उन पर हम एक बार चर्चा करेंगे। इसमें मैं बहुत विस्तृत तरीके से तो आपको सवालों के उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन क्योंकि जो मैं पढ़ा चुका हूं उसमें से ही सारे सवाल आए हुए हैं और ये पिछले सालों के आए हुए कुछ प्रश्न जो हैं उसमें हम देखेंगे। ठीक है ना। पिछले 3 सालों के 3 पेपर्स मुझे मिले हैं। अगर आप लोगों के पास पेपर हों तो आप मुझे व्हाट्सएप जो मेरा नंबर है उस पर कर सकते हैं, और अगर आप मुझे करेंगे तो मैं उस पेपर को भी जो आप मुझे भेजेंगे उसको भी मैं सॉल्यूशन जो भी मॉड्यूल 4 के संबंधित जो सवाल होंगे वो मैं डाल दूंगा अलग से वीडियो बना के। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे को, अगर आपके पास पेपर होंगे तो आप भेजेंगे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है ना। तो आज हम केवल वही जो 3 मेरे पास प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल 2018 के प्रश्न पत्र की। तो इसमें जो पहला सवाल था जो बहुविकल्पी था, जिसमें से कि एक विकल्प चुना जाना होता है, उसकी बात करेंगे। तो किए जाने वाले कार्यों की पहचान, जो काम कर रहे हैं, और उनका वर्गीकरण तथा प्रत्येक पद के अधिकार एवं दायित्व को परिभाषित एवं निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है ना। तो जो कामों की पहचान करनी है, उनका वर्गीकरण करना है, जो पद आप बना रहे हैं उनके क्या अधिकार होंगे, क्या उसके दायित्व होंगे, किस प्रकार से उन पदों के उनके दायित्वों को परिभाषित करेंगे आप और निर्धारित करेंगे, ये सब किस में आता है, ये सब नियुक्तिकरण में आता है।
ठीक है ना। आप लोगों को रखने का काम जो करते हैं, लोगों को के लिए जो पोस्ट होती है उसका करने का जो काम करते हैं, वो सब किस में करते हैं आप? नियुक्तिकरण में करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब किस में आएगा? नियुक्तिकरण में आएगा। अगला जो सवाल है वो है, सामान्य प्रबंधन के किस सिद्धांत के अनुसार योजना से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि योजना को तैयार करने व लागू करने के लिए कर्मचारियों में पहल क्षमता जागृत की जाए, ठीक है ना। तो पहल क्षमता जागृत करने की तो ये जो हमने पढ़ा था, जो सबसे लास्ट में हेनरी फ्योल के हमने जो सिद्धांत पढ़े थे, उसमें से जो पहल करने की क्षमता वाला सिद्धांत है उसके अंतर्गत ये लागू होगा। इसमें पहल क्षमता दे भी रखा है। तो ये पहल क्षमता, पहल करने की क्षमता से मतलब है कि कोई भी जो कर्मचारी है उसको इनिशिएटिव खुद लेना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी चीज का इंतजार करने से ज्यादा अच्छा ये है कि वो पहल करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। फिर हमने जो अगला सवाल है वो है, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति को संक्षेप में समझाइए। तो इसमें आपको जो प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति हमने पढ़ी थी, जैसे सार्वभौमिक प्रयोग होता है, मतलब हर जगह उसका उपयोग किया जा सकता है। ये लोचपूर्ण होते हैं, मतलब इनको आप फ्लेक्सिबली यूज कर सकते हैं। ये इनको आप परिवर्तित करके भी यूज किए जा सकते हैं, और सारे के सारे यूज करें वो भी जरूरी नहीं है। तो ये लोचपूर्ण होते हैं। अगला है, मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने का इनका उद्देश्य जो होता है वो होता है मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना। किस प्रकार से मानव के व्यवहार को चेंज किया जाए, उसको अफेक्ट किया जाए। और अगला है, कारण एवं प्रभाव के संबंध को बताते हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो कारण और प्रभाव, क्या क्या कारण है और क्या उनके प्रभाव हैं, इनके बीच जो संबंध है उसको ये स्थापित करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला है, क्या प्रबंध एक पेशा है? क्या जैसे पेशा होता है, हमने पढ़ा था कि व्यक्ति रोजगार कर सकता है, पेशा कर सकता है या फिर व्यवसाय कर सकता है। तो पेशा क्या है? पेशा क्या होता है? पेशे की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो प्रबंध क्या उन विशेषताओं को पूरा करता है? ये बात इस सवाल में पूछी गई है। क्या प्रबंध को आप एक पेशा कहेंगे? ये पूछा है सवाल में। इसकी आपको विवेचना करनी है, इस पे आपको डिस्कशन करना है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था जब हमने प्रबंध को जाना था कि प्रबंध एक पेशे के रूप में, प्रबंध एक विज्ञान या कला के रूप में, तो हमने इसकी बात भी वहां पर की थी। तो एक पेशे के रूप में हम प्रबंध को देखें तो पेशे में क्या होता है? पेशा एक सुव्यवस्थित और सुगठित ज्ञान का भंडार होता है। ज्ञान अर्जन का औपचारिक तरीका होता है पेशे में। आचार संहिता बनाने के लिए एक संघ होता है, और पेशेवर अपने विशिष्ट ज्ञान का समाज के हित में प्रयोग करते हैं एवं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भलीभांति समझते हैं। तो ये सारे के सारे जो गुण हैं वो प्रबंध में मौजूद होते हैं। प्रबंध के अंदर भी सुव्यवस्थित एवं सुगठित ज्ञान का भंडार है। इसमें भी ज्ञान को प्राप्त करने का एक औपचारिक तरीका है। इसके जो प्रबंधन के बड़े बड़े कॉलेजेस खुले हुए हैं, जैसे IIM होते हैं, ठीक है ना, IIM है, और बहुत सारे जैसे एक्सेलराई है, ठीक, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर कि प्रबंध को सिखाया जाता है। तो ज्ञान को अर्जित करने का एक औपचारिक तरीका होता है प्रबंध में, ठीक है ना। ऐसे ही आचार संहिता बनाने के लिए एक संघ, वो भी होता है। पेशेवर अपने विशिष्ट ज्ञान का समाज के हित में प्रयोग करते हैं, तो मैनेजर भी करते हैं उसी प्रकार से, और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भली भांति समझते हैं। तो इस प्रकार से आज प्रबंध पूर्ण रूप से एक पेशा माना जाता है। ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जब आप पहले लिखेंगे आंसर, पहले ये सारी चीजें लिख देंगे कि ये विशेषताएं होती हैं पेशे में, और आप फिर लिखेंगे कि जो प्रबंध है उसमें भी सारी विशेषताएं उपलब्ध हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध पूर्ण रूप से एक पेशा है, ठीक है ना। और फिर एक जो सवाल आया है, सबसे जो लंबे लिखा जाता है, जिसको कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, उस टाइप के भी सवाल आए हुए हैं। और इसमें आपकी एक अच्छी चीज ये है कि इसमें विकल्प भी मिला हुआ है, और जो दोनों विकल्प हैं उन दोनों में ही सवाल इसी ही चैप्टर से आया है। तो कुल मिला के अगर आप जोड़ने बैठेंगे तो लगभग 15 से लेके 17 नंबर के सवाल इस चैप्टर से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आप बताइए। तो मैं यहाँ तो ये कहना चाहूंगा कि जो चैप्टर है ये जो हमने पढ़ा है, चैप्टर 10 पार्ट 10, जो कि पाठ्यक्रम 4 के अंतर्गत है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें से कि लगभग कम से कम 15 नंबर के सवाल तो आते ही आते हैं। अब ये देख रहे हैं आप, 6 नंबर का सवाल ये भी आया हुआ है, 4 नंबर का इससे पहले था, 3 नंबर का उससे पहले था, और 2 नंबर के सवाल और थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 15 से 17 नंबर के सवाल इसी ही पार्ट से आते हैं। तो आप केवल एक पार्ट आपको पढ़ना है और आपको 15 से 17 नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल क्या क्या आए हुए हैं
पहला है यह समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह के प्रयत्नों में एक रूपता लाने की एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। तो ये भी क्या है, ये भी प्रबंधन का एक कार्य है। ये क्या होता है, ऐसा होता है कि सारे के सारे जो जो समूह होता है उसके अंदर फिर छोटे छोटे विभाग होते हैं, तो उन सब विभागों के अलग अलग छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं। और ये उद्देश्य किसके लिए होने चाहिए, जो संगठन का पूरा उद्देश्य है, जो कंप्लीट जो टारगेट है उसको पूरा करने में इनको साथ देना चाहिए। ठीक है ना। तो इनमें एक रूपता लाने के लिए व्यवस्था होती है, क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं क्या, समन्वय। ठीक है ना, वो भी प्रबंध का एक कार्य है। तो इस अवधारणा की पहचान करनी है तो आप इसको बता सकते हैं कि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है, यानी कि समन्वय है। और इस प्रकार पहचानी गई अवधारणा का अर्थ दीजिए। आप समन्वय का अर्थ लिख दीजिए और उसकी विशेषताएं भी समझा दीजिए, जो हमने पहले जो पार्ट है इस पार्ट में पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसको। ठीक है ना, पहले या दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जब हमने प्रबंध के कार्य पढ़े थे। और जो इसके विकल्प में आया है दूसरा सवाल क्या है, प्रत्येक संगठन में प्रबंध के कुछ स्तर होते हैं। हमने बात की ना, 3 स्तर होते हैं प्रबंध के। सबसे ऊपर होता है जो कहना चाहिए उच्च स्तरीय, फिर होता है मध्य स्तरीय और सबसे नीचे होता है निम्न स्तरीय, जिनके अलग अलग दायित्व और अधिकार होते हैं। इन स्तरों के एक चित्र के द्वारा प्रत्येक स्तर के पदों तथा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख करते हुए संक्षेप में समझाइए। तो बहुत ईजी है, आप इसको आराम से समझा सकते हैं। ठीक है ना। कैसे, जो पहला है जो सवाल था वो समन्वय से है। तो समन्वय क्या है, किसी सामान्य उद्देश्य से संस्था के कर्मचारियों द्वारा मिलजुल कर कार्य करने की क्रिया है। समन्वय किसी संगठन की क्रियाओं को सामूहिक रूप से करने की कला है, जो कि सारे के सारे जो समूह हैं उसके उद्देश्यों में एक रूपता लाते हैं। यह प्रबंध का सार है और यह प्रबंध का पृथक कार्य नहीं है। प्रबंध के अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए इसकी सहायता ली जाती है। ठीक है ना। तो ये चीजें आप लिख लीजिएगा और साथ में इसकी विशेषताएं भी देख लीजिएगा। हमने इसको डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब इसकी जो अगला सवाल था वो था प्रबंध के स्तर का। तो प्रबंध के स्तर में हमने ये चित्र डिस्कस किया था। इसमें क्या है, 3 प्रकार के स्तर मैंने बताया आपको, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो उच्च स्तरीय में जो पद आते हैं वो होते हैं संचालन मंडल और प्रमुख कार्यकारी, और उसके काम होते हैं उद्देश्य को निर्धारित करना और परिभाषित करना और नीतियों को भी प्रतिपादित करना। तो मतलब जो पूरे बिजनेस की जो नीतियां हैं, जो उद्देश्य हैं, उन सबको निर्धारित करने का, उनको प्रतिपादित करने का काम किसका होता है, सबसे ऊपर वाले टॉप मैनेजमेंट का होता है। ठीक है ना। डे टू डे एक्टिविटीज में वो भाग नहीं लेते हैं, दिन प्रतिदिन के जो चीजें हैं वो नीचे के मैनेजर संभालते हैं। इनका काम होता है लंबी अवधि के प्लान बनाना। ठीक है ना। कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, कंपनी किन नीतियों पर काम करेगी, वो सब काम जो करता है वो उच्च स्तरीय प्रबंधन करता है। इसके पश्चात है मध्य स्तरीय, जिसमें कि विभागीय प्रमुख और प्रबंधक आते हैं। इसका काम होता है विभागीय उद्देश्यों की पहचान करना। जो छोटे विभागों में विभाजित होता है संगठन फर्दर, उस संगठन के नीचे जो छोटे छोटे विभाग होते हैं हर संगठन के अंदर, तो उन विभागों के विभागीय उद्देश्यों की पहचान करना और निम्न स्तर को इन उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में मार्ग दिखाना, मतलब नीचे के जो मैनेजर्स हैं उनको मार्ग दिखाना, ये सब काम होता है मिडिल लेवल के मैनेजर्स का। इसके पश्चात आते हैं निम्न स्तरीय, जिसमें आते हैं सुपरवाइजर्स यानी कि पर्यवेक्षक और फोरमैन। ये क्या काम करते हैं, ये काम करवाते हैं, कार्यान्वयन कार्य को खुद करते हैं या फिर करवाते हैं और साथ में सुपरविजन करते हैं। तो ये काम होता है निम्न स्तरीय प्रबंध का। ये आप इस प्रकार से प्रबंध के स्तरों के बारे में भी उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं अप्रैल 2019 के सवाल की। जो प्रश्न पत्र है उसमें जो पहला सवाल आया है वो वही बहुविकल्पी है। प्रबंध का वह कार्य जिसमें समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह के प्रयत्नों में एक रूपता लाई जाती है, क्या कहलाता है। अभी हमने बहुत दीर्घ उत्तरी सवाल देखा था, वो भी यही था, समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह के प्रयत्नों में एक रूपता। ये किस्म कैसे आती है, समन्वय से आती है। तो इसका सही जवाब होगा समन्वय। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, पहले इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला है कार्यों का संचालन तथा उनका पर्यवेक्षण कौन करता है। अभी बात की थी सबसे नीचे वाला लेवल, तो जो कार्य करता है वो कौन करता है, निम्न स्तर के जो प्रबंध है वो काम को करते हैं खुद और उनका सुपरविजन करते हैं। तो ये प्रबंध के निम्न स्तर का कार्य है। अगला है प्रबंध के सिद्धांत सामान्यतः आधारभूत सत्य हैं, जिन्हें कारण एवं प्रबंध के संबंध के रूप में कहा गया है। तो प्रबंध के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो वो एक क्या है, वो बेसिक ट्रूथ है, यानी कि आधारभूत सत्य है।
वो जब आप उनको अप्लाई करेंगे तो वो क्या होते हैं, वो सार्वभौमिक होते हैं, सब जगह पर वो लागू होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत एक जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि आधारभूत सत्य कहलाती हैं, और उसके उसको वो क्या करती हैं, जो क्या कारण है और उन कारणों से क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो प्रभाव आप ऊपर देखते हैं वो किन कारणों से है, ठीक है। मान लीजिए आपके जो वर्कर्स हैं उनके बीच में असंतोष फैल रहा है, तो असंतोष क्या है, प्रभाव है, ठीक है ना। उस असंतोष के पीछे वो क्या कारण है, ठीक है ना। उस कारण और जो प्रभाव है उनके संबंध को कौन दिखाता है, प्रबंध के सिद्धांत। तो प्रबंध के सिद्धांत की सहायता से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है, क्यों वर्कर जो है वो खुश नहीं है, क्यों कार्मिक खुश नहीं, क्यों कर्मचारी खुश नहीं है, ठीक है ना। तो प्रबंध के सिद्धांत को जो है वो आधारभूत सत्य हैं, और वो क्या करते हैं, कारण और प्रभाव के संबंध को दिखाते हैं, ठीक है। अगला है, प्रबंध के महत्व के किन्हीं 4 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रबंध के हमने महत्व के 4 बिंदु ही पढ़े थे। वो क्या क्या पढ़े थे, ये तो हो गया कि किसी संगठन का अस्तित्व और उसकी सफलता मुख्यतः उसके प्रबंध पर निर्भर होती है। और जो 4 चीजें हैं, वो पहला है उद्देश्यों की पूर्ति। जो प्रबंध है वो उद्देश्यों की पूर्ति करने में, संगठन के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करने में एक अहम भूमिका निभाता है। साथ साथ जब वो उद्देश्यों की पूर्ति करता है तो इस तरीके से जो संगठन है उसके उसके अंदर स्थिरता आती है, उसको प्रॉफिट होता है, उसको लाभ कमाता है वो, और इस प्रकार से धीरे धीरे वो वृद्धि भी करता है। साथ साथ परिवर्तन और विकास भी प्रबंध की सहायता से आते हैं, ठीक है ना। और निपुणता एवं प्रभावशीलता भी प्रबंध की ही देन होती है, ठीक है ना। अच्छा प्रबंध होगा तो आप अधिक से अधिक निपुण तरीके से अपना काम कर पाएंगे, आपके जो संगठन है उसकी निपुणता में वृद्धि होगी, और साथ साथ जब निपुणता से काम करेंगे तो प्रभाव भी छोड़ेंगे, ठीक है ना, इम्पैक्ट भी डालेंगे, प्रभावशीलता भी आएगी। अब हम बात करेंगे जो अगला जो सवाल आया था, जो कि दीर्घ उत्तरीय सवाल है, 6 नंबर का सवाल है। देखिए, आप अप्रैल 2019 में भी 6 नंबर का सवाल आया है, तो कुल मिला के इसमें भी 15 से 17 नंबर के सवाल आए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, जिसमें से कि 15 नंबर तो कम से कम आते ही हैं। 100 में से 15 नंबर के सवाल आप इसकी सहायता से केवल इस चैप्टर को पढ़ के ही अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आपको अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे तुरंत आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसमें पूरी मदद करूंगा। तो अब पहला सवाल है, प्रबंध विज्ञान है या कला है, विज्ञान अथवा कला क्या है, ये पूछ रहा है सवाल, समझाइए। तो हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्रबंध में विज्ञान और कला दोनों के ही गुण हैं, ठीक है ना, दोनों के ही गुण हैं उसके अंदर। तो जो विज्ञान में जो चीजें होनी चाहिए, किस प्रकार से जो रिजल्ट है वो प्राप्त होना चाहिए, बार बार एक ही रिजल्ट आना चाहिए, वो सब चीजें हमने पढ़ी थी। और कला में किस प्रकार से रचनात्मकता की आवश्यकता होती है, वो चीज भी प्रबंध में होती है। तो प्रबंध विज्ञान और कला का एक मिला जुला रूप है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दोबारा से उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल से आपको विज्ञान और कला के बारे में समझाया है कि प्रबंध को आप किस प्रकार से विज्ञान अथवा कला के रूप में दिखा सकते हैं। फिर अगला है, क्या प्रबंध एक पेशा है। अभी हमने पिछले कुछ किस सवाल में इसके बारे में बात की है, जिसमें कि हमने पेशे की विशेषताओं के बारे में बात की थी, और देखा था कि जो पेशे की विशेषताएं होती हैं वो सारी की सारी विशेषताएं लगभग लगभग प्रबंध पूरी करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक पेशा है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रबंध क्या है, प्रबंध एक पेशे के रूप में। तो वो बहुत ही जरूरी, मतलब वही एक टॉपिक है, उसमें से 6 नंबर का आया हुआ है। देखिए, ये भी सवाल उसी टॉपिक से आया हुआ है, प्रबंध एक विज्ञान या कला के रूप में और प्रबंध एक पेशे के रूप में, ये सब उसी एक टॉपिक से आया हुआ है। तो इसको आप दोबारा से एक बार देख सकते हैं। अगला है अक्टूबर 2019 का पेपर, जो कि सबसे अंतिम पेपर है जो मेरे पास था। आपसे फिर मेरी वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग, अगर आपके पास पेपर हो तो मेरे को भेजिएगा, जितना भी लेटेस्ट पेपर हो मैं उसको आपको सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा। अगला सवाल है जो उसमें आया है, पहला सवाल आया है, निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। तो जो हमने टेलर के प्रबंध के सिद्धांत पढ़े थे वो आपको इसमें देखने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा टफ सवाल है। तो सबसे पहला, विज्ञान न कि लकीर पीटना, ये भी उसका एक सिद्धांत था, ठीक है ना। तो ये गलत ऑप्शन है, ये उसका सिद्धांत था। वो कहता था, टेलर ने कहा था कि विज्ञान का प्रयोग अधिक से अधिक प्रबंधकों को
करना चाहिए। अगर कोई भी काम है, मतलब छोटे से छोटा काम भी, वो उसमें भी आप साइंस का यूज करिए, और अगर वो कम से कम एफर्ट से, कम संसाधनों की सहायता से हो जा रहा है, तो आपको आपको उसी मार्ग को लेना चाहिए जिसमें कि आप कम से कम संसाधनों का खर्चा करते हुए उस काम को कर पाए। तो विज्ञान का महत्व जो था, टेलर ने अपने सिद्धांत में डाला था। अगला है अधिकतम ना कि सीमित उत्पादन, ये भी उसका एक सिद्धांत था, इसलिए ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। और सौहार्द ना कि मनमुटाव, ये भी उसका एक सिद्धांत था। तो कुल मिला के बचा क्रियात्मक फोरमैनशिप। क्रियात्मक फोरमैनशिप उसके द्वारा दिया गया ही कंसेप्ट था एक, लेकिन ये एक उपकरण था, ये एक उपाय था, ये एक सिद्धांत नहीं था, ठीक है ना, ये करने का एक तरीका था। तो क्रियात्मक फोरमैनशिप के बारे में उसने बताया था, जब उसने कहा था कि 8 प्रकार के फोरमैन की आवश्यकता होती है किसी भी फैक्ट्री को जो कि उत्पादन कर रही है उसको चलाने के लिए, वो वाली बात है ये, ठीक है ना। तो इसलिए जो क्रियात्मक फोरमैनशिप है वो उसका सिद्धांत ना होकर एक उपकरण था, प्रबंध को करने का एक तरीका था, एक टूल था। अगली अगली चीज है, अगला जो सवाल आया है वो है प्रबंध का वह कौन सा कार्य है जिसमें अधीनस्थों का मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण, संप्रेषण एवं अभिप्रेरित करना सम्मिलित है। मतलब आपको उनको गाइडेंस देनी है, उनको सुपरवाइज करना है, उनको कम्युनिकेट करना है और अभिप्रेरित करना है। तो ये सब किस में आता है, ये सारा का सारा बी यानी कि निर्देशन में आता है, ठीक है ना। डायरेक्शन वाला जो कार्य है प्रबंध का, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें कि आप अपने जो नीचे के लोग हैं, अधीनस्थ हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनका सुपरविजन करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको अभिप्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, ए प्रबंधक है, एक मैनेजर है जो संगठन के महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित निर्णय लेता है। महत्वपूर्ण विषय यानी कि जैसे उद्देश्य हो गए, संगठन के क्या उद्देश्य होनी चाहिए, क्या नीतियां होनी चाहिए, वह संगठन में किस पद स्तर पर कार्यरत है। बिल्कुल सही, इसका आप सही सोच रहे हैं, वो सबसे उच्च स्तर पर कार्यरत है। अगर वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है संगठन के, तो वो कहाँ पर है, उच्च लेवल पर है। उसके क्या कार्य हैं, उसके कार्य क्या हैं, उसके कार्य यही हैं, उद्देश्यों को क्या उद्देश्य होंगे उसका निर्धारण करना, नीतियों का प्रतिपादन करना। तो जो बड़े काम है वो करता है, ठीक है ना। कंपनी अगले 20 साल में क्या करेगी, ठीक है ना, लंबी अवधि के जो काम है वो सारे काम कौन करेगा, मिस्टर ए करेगा। तो मिस्टर ए किस स्तर पर है, उच्च स्तर पर है। इसका जवाब आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है, क्या प्रबंध को विज्ञान माना जा सकता है। तो प्रबंध के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं जिसकी वजह से कि उसको विज्ञान माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन, एक शर्त है कि उसको पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं माना सकता, क्योंकि वो मानवीय चीजों के साथ संबंधित है प्रबंध जो है, ठीक है ना। तो मानवीय गुण आने की वजह से उसके अंदर कुछ जो विज्ञान वाली गुण होते हैं वो पूरी तरीके से नहीं आ पाते हैं। इसलिए प्रबंध पूर्ण विज्ञान नहीं है, लेकिन उसको एक साधारण विज्ञान माना सकता, पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं माना जा सकता है, ठीक है ना। तो उसके समर्थन में आप कारण दे सकते हैं, मैंने पूरा इसमें डिस्कस किया है। अब इसका जो दीर्घ उत्तरीय सवाल है, वो 2 दीर्घ उत्तरीय सवाल इसमें भी आए हैं। टेलर ने उत्पादन विभाग में विधियों को विकसित किया, वैज्ञानिक प्रबंध की इन विधियों को समझाइए। तो ये टेक्निक्स जो उपकरण है, जो अभी हमने बात की थी, जैसे फंक्शनल फोरमैनशिप भी एक उपकरण ही है इसका, ठीक है ना, एक विधि है। तो इनको समझाना है, ये भी आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा अभी आगे आपको। इसके अलावा एक और सवाल है, फ्योल के निम्न सिद्धांतों को समझाइए तथा एक संस्थान में इन सिद्धांतों के लाभों को बताइए। तो फ्योल ने जो 14 सिद्धांत दिए थे उसमें से केवल ये 4 की बात कर रहा है, ठीक है ना, वो आप देख सकते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध की विधियों की अगर बात करें, जो पहला सवाल था, तो उसमें कार्य अध्ययन, जो देखना कि जो उत्पादन हो रहा है उसमें कितना समय लग रहा है, कितनी थकान लोगों को हो रही है, ठीक है ना, और फिर गति का अध्ययन करना, ये सब किसमें सम्मिलित थे। ये सब जो उसने कहा, टेलर ने कार्य अध्ययन की जो कंसेप्ट दी थी उसके अंतर्गत सम्मिलित थे, कार्य अध्ययन की विधियां थी उसमें सम्मिलित था। फिर प्रमापीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन, उसके अंदर भी चीजें शामिल थी, जैसे अच्छे औजार और मशीनें होनी चाहिए, कार्य करने का समय, कार्य की मात्रा, कार्य की दशाएं तथा उत्पादन लागत आदि सभी को प्रमापित करना चाहिए, स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। और सबसे नीचे है कार्य अनुसार संगठन, जिसमें कि उसने फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की थी और 8 ऐसे फोरमैन्स को बताया था जो कि किसी भी उत्पादन वाली इकाई में होने आवश्यक है, ठीक है ना।
तो और इसके पश्चात जो एक सवाल और था कि फेयोल के निम्न सिद्धांतों को समझाइए, तो उसमें सबसे पहले ऐसे अनुशासन है, अनुशासन भी हमने पढ़ा था। तो अनुशासन में क्या होता है कि जो काम जिसका है वो करे और शांति से जो एक रूल्स बने हुए हैं उनका पालन करते हुए हर व्यक्ति को काम करने चाहिए। तो ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि जो नीचे जो जूनियर्स हैं उनको सीनियर्स की बात माननी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। ठीक है। इसके पश्चात है सोपान श्रृंखला। तो सोपान श्रृंखला का मतलब है जो अधिकारी हैं उनकी एक श्रृंखला, ठीक है ना, जो कि कहाँ से बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी की ओर जाती है। इसका अर्थ हुआ कि जो नीचे के लोग हैं, जूनियर्स हैं, उनके सर्वाधिक जो निकट अधिकारी हैं उसको वो रिपोर्ट करेंगे। मतलब जैसे ये अगर लेवल है, ठीक है ना, ये एक मैनेजर है, इसके ऊपर एक सीनियर मैनेजर है, उसके ऊपर एक जनरल मैनेजर है। तो जो मैनेजर है वो सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करेगा और सीनियर मैनेजर जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक रिपोर्टिंग की जो सीरीज है उसका उनको पालन करना चाहिए, हायरार्की का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से ये चेन चलती जाएगी, श्रृंखला बढ़ती जाएगी। इसके पश्चात है समुचित व्यवस्था। तो सारे संसाधनों की जो जैसे श्रम है, मतलब मजदूर हैं या सामग्री है, जैसे रॉ मटेरियल है, इन सब की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और उचित स्थान पर इनको उपलब्ध कराना चाहिए और ऐसी जगह रखना चाहिए ताकि सामग्री सुरक्षित रखी जा सके, ठीक है ना। और प्रत्येक व्यक्ति को जो श्रम है उसको उसके जो काबिलियत है, उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी योग्यता के आधार पर ही काम दिया जाना चाहिए। ये समुचित व्यवस्था के अंतर्गत आ गया। और सबसे जो अंतिम है पारिश्रमिक, इसका मतलब ये है कि आदमी को उसके काम के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। वो जिस प्रकार से काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको ठीक वेतन, सही वेतन देने की कोशिश संगठन को करनी चाहिए, तभी वो जो उसका प्रबंध है वो सही प्रकार से कर पाएगा। तो इस प्रकार से हमने सारे जो उत्तर हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। और मैं आपसे फिर अंत में एक बात कहूँगा कि ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। केवल एक पाठ पढ़ के ही आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो 15 नंबर का सवाल आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी सवाल में, जिस भी सवाल में आपको प्रॉब्लम होगी, अगर मैं आपको लिख के नहीं बता पाऊंगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है ना। आप मेरे को सवाल पूछिएगा, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसका वीडियो मैं बना के डाल दूंगा। और ये हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है, इस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। और आपसे फिर एक बार वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके साथ हमारी इन वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।